गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारे द्वारा पिछले दिन मंडे सोमवार को आपको समास पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें हमने आपको समास में फर्स्ट तत्पुरुष समास है, इसको हमने पढ़ाया था। तो उसमें विभक्ति, न्याय और उपपद, इन तीन जो उसके विभाग थे उनके विषय में हमने आपको पढ़ाया कि विभक्ति जो तत्पुरुष है, अर्थात जहाँ पे द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक लोप करके समास बनाया जाता है उसे विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। तो उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मुझे आशा है कि आपको वह लेसन वह समास समझ में आया होगा। फिर हमने न्याय तत्पुरुष के विषय में बताया कि जब नकारात्मक शब्द बनाने हो तो उसमें जो प्रथम वर्ण है वह अजादि माने के अगर स्वर है और हलादि माने के व्यंजन वर्ण है तो उनके शब्दों के क्रमशः के साथ अगर स्वर वर्ण है तो अन, और अगर व्यंजन वर्ण है तो अ लगा करके बनाया जाता है, जिसमें हमने बताया कि न उपयुक्त, अनुपयुक्त और न विवेक, अविवेक, ऐसा करके हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद उपपद विभक्ति तत्पुरुष था। तो मुझे आशा है कि आपको वह मतलब कि समझ में तो आया ही होगा। अगला हम मतलब कि समास देखेंगे बहुव्रीहि समास, ठीक ना। बहुव्रीहि समास के विषय में आगे हम जानेंगे कि बहुव्रीहि समास है क्या। अब देखो कि बहुव्रीहि समास माने कि जब पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व माने कि पहला पद और उत्तर पद माने दूसरा पद। जैसे कि हम संधि को बनाते समय बोलते हैं ना कि फर्स्ट पद और सेकेंड, माने कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को मिला करके जो संधि है वो बनती है। तो ऐसे समास में भी पूर्व पद और उत्तर पद उसको बोला जाता है कि पहला पद माने कि पहला वर्ण और दूसरा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे है पीतम अम्बरम, ये देखो तो कि दो पद हैं, ठीक ना, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इनकी प्रधानता न होकर, इन दोनों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता हो। अन्य पद माने कि जैसे यस्य सह, आप देख रहे हो फर्स्ट जो उदाहरण है उसमें यस्य सह, अन्य पद की प्रधानता हो तो उसे वही बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इस समास में अन्य पद के अनुसार ही बनने वाला पद के लिंग और विभक्ति वचन निर्धारित होते हैं। जैसे कि अन्य पद जो है यस्य सह, यस्मिन् तत् और यस्याः सा, तो इन तीनों से हमको प्रतीत हो रहा है कि यस्य सह ये पुल्लिंग हुआ, यस्याः सा ये स्त्रीलिंग हुआ, और यस्मिन् तत् माने कि यहाँ पे आपका नपुंसकलिंग हुआ। तो क्या बोले कि इस समास में जो अन्य पद है उसके अनुसार ही पद के लिंग और विभक्ति और वचन निर्धारित किए जाते हैं। अगर ये एक वचन है एक वचन, द्विवचन है द्विवचन, बहुवचन है बहुवचन, इनका ये इससे ही निर्धारित होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पीतम अम्बरम यस्य से। अब यहाँ पे देखो कि पीतम अम्बरम, पूर्व पद पीतम, उत्तर पद अम्बरम, ठीक ना। इन दोनों की प्रधानता न होकर के अन्य पद की प्रधानता हुआ किसकी, यस्य से, जिसका वह, ठीक ना, प्रधानता हो गई, उसमें बहुव्रीहि। अब पीतम अम्बरम यस्य स माने कि पीला है वस्त्र जिसका वह, तो क्या हो गया, जिसका वह माने पीताम्बर, ठीक ना। तो पीताम्बर ये जो शब्द है यह बहुव्रीहि समास इसमें हुआ। अगला जैसे शुभम आननम यस्याः सा। अब देखो कि शुभम आननम माने कि सुंदर मुख है जिसका वह, शुभानना, ठीक ना। यहाँ पे स्त्रीलिंग का लग गया, ठीक ना, यहाँ पे स्त्रीलिंग लग गया कि शुभानना, आई बात समझ में। अब प्रभुतम सलीलम यस्मिन् तत् माने अत्यधिक पानी है जहाँ वह, प्रभुत सलीलम बहुत अत्यधिक पानी। तो यहाँ पे देखो कि नपुंसक लग गया लास्ट में सलीलम, ठीक ना। शुद्धम जलम यस्याः सा, शुद्ध जला, पवित्र कर्मम यस्य सा, पवित्र कर्म, आई बात समझ में। तो इनको जोड़ देते हैं, जो अन्य पद है उसके ही अनुसार इनमें समास हो जाता है। पीतम अम्बरम यस्य सा पीताम्बर हो गया, ठीक ना। प्रभुतम सलीलम यस्मिन् तत् प्रभुत सलीलम हो गया।
पवित्रम कर्म यस्य स पवित्र कर्म हो गया। हिमानी एव शिखराणि यस्य स हिम शिखर हो गया। हिमानी एव शिखराणि माने कि बर्फ ही जिसके शिखर पे है वह हिम शिखर। कृष्णम आननम यस्या सा कृष्णानना माने कि काला मुख है जिसका वह कृष्णानना। आई बात समझ में। तो ये बहुब्रीहि समास फिर से देख लो कि जब पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता न हो करके माने पहले पद और दूसरे पद की प्रधानता न हो करके अन्य पद की प्रधानता होती है तो वह बहुब्रीहि समास होता है। और इस समास में जो अन्य पद है उसके ही अनुसार पद के अनुसार ही बनने वाले पद उसके अनुसार जो पद बनेगा उसका लिंग विभक्ति और वचन निर्धारित होगा। माने कि अगर थर्ड जो है तीसरा वह अन्य पद जो है वह अगर पुल्लिंग है पुल्लिंग का, एक वचन है एक वचन का, द्विवचन है द्विवचन का, बहुवचन है बहुवचन का, स्त्रीलिंग है नपुंसक लिंग है तो उसके ही अनुसार वह बनेगा। ठीक ना। आशा है कि आशा हमें है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगला हम देखेंगे अव्यय भाव समास। ठीक है ना। अब अव्यय भाव समास में क्या बोल रहा है कि इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय तो मालूम है कि क्या है। ठीक है ना। पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है। जो पूर्व पद है उसकी ही प्रधानता होती है अव्यय की, अर्थात बनने वाले नए पद का निर्माण उसी के अनुसार होता है। जो नए पद का निर्माण होता है वह उसी के ही अनुसार होता है। इस समास से युक्त पद का प्रथम पद जो इस समास का वह प्रथम पद रहेगा वह उपसर्ग अव्यय होता है। माने कि उपसर्ग अव्यय रहेगा और अंत में नपुंसक लिंग एक वचन होता है और अंत में जो पद बनता है वह नपुंसक लिंग एक वचन का हो जाता है। अव्यय समास के विग्रह करने की विधि ये तालिका आप लोग देख रहे हैं, इस तालिका में अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि प्रथम पद क्या बोला कि उपसर्ग या अव्यय होगा, उपसर्ग अव्यय होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो उपसर्ग करके है, अव्यय भी शब्द है। ठीक ना। अर्थ होता है समीप में, समीपम, पास में। ठीक ना। अब इसमें अगर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, तो षष्ठी विभक्ति उप में प्रयोग होगा तो रामस्य समीपम। अगर मान लो कि आपका समास करना रहेगा कि रामस्य समीपम, तो रामस्य समीपम, समीपम का अव्यय क्या हुआ, उपसर्ग उप हुआ। ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया उप रामम। ठीक ना। पहला पद क्या बना, उप हो गया और रामस्य समीपम इसमें बताया ना नपुंसक लिंग एक वचन होता है तो रामम जो है बालक, जैसे कि पुस्तकम बोलेंगे तो पुस्तकम, तो वैसे रामम। ठीक ना। तो क्या हो गया उपरामम। आसनस्य समीपम उपासनम। ठीक ना। आसनस्य समीपम तो उपासनम हो गया, उप आसनम। आई बात समझ में। देखो कि ये जो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं अव्यय उपसर्ग माने उप, निर, निस, अनु, प्रति, यथा और श, इनके ही योग में आपका अव्यय भाव समास रहता है। ठीक ना। ये जो छह हैं बस ये छह आपको ध्यान में देने हैं कि उप रहेगा, निर रहेगा, निस, निर्निस, अनु, प्रति, यथा और स, इनके ही योग में आपका जो समास है वह बनेगा अव्यय भाव। बस यही छह मुख्य ही हैं, यही एग्जाम में लगभग यही आते हैं। ठीक ना। अब सेकंड है जैसे निर और निस। अब देखो कि इसमें बोल दिया कि विग्रह के पहले शब्द का पहला अक्षर, विग्रह के पहले शब्द का पहला अक्षर यदि क, ख या प, फ हो तो निर का निस हो जाता है। ठीक ना। यदि विग्रह का पहले का जो शब्द है अगर क, ख, प, फ हो तो निर का क्या हो जाएगा, निस हो जाएगा। अब जैसे कि निर या निस मीन्स क्या होता है, अभाव माने न होना, इसका अर्थ होता है। इसमें विभक्ति अगर हम करेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक ना। और उदाहरण में देखिए कि जना नाम अभावा,
तो निर्जनम। यहाँ पे देखो कि ज वर्ण है, क ख या प फ नहीं है, तो यहाँ पे निर लग गया, ठीक ना। जनानाम अभाव माने लोगों का अभाव न होना, निर्जनम बोलते हैं। और फलस्य अभाव निष्फल। अब यहाँ पे देखो कि फ शब्द है ना, बोला क ख या प फ हो तो निर का निस हो जाएगा, तो यहाँ पे निस हो गया। फलस्य अभाव निष्फलम। आई बात समझ में? हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये थर्ड है अनु। अनु मीन्स होता है योग्यम, योग्यता, या पश्चात माने पीछे भी होता है। अनु मीन्स पीछे भी और योग्यता भी होता है, इसमें भी षष्ठी लगती है। रामस्य योग्यम, तो क्या हो गया अनुरामम। सब में देख रहे हो कि नपुंसकलिंग एक वचन लग रहा है। प्रयोजन से पश्चात तो अनुप्रयोजनम, ठीक ना। प्रयोजन से पश्चात, प्रयोजन के बाद, तो अनुप्रयोजनम। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? प्रति मीन्स विप्सा, दोहराना होता है। द्वितीया और सप्तमी इसमें लगता है, ये ध्यान में दीजिएगा, ठीक ना। दोहराना, प्रति, जैसे कि गृहम गृहम इति 2 बार आया हुआ है, गृहम गृहम इति, तो क्या हो गया प्रति गृहम, या गृहे गृहे इति तो प्रति गृहम। देखो कि द्वितीया में लगाएं तो गृहम गृहम इति प्रति गृहम हुआ, और सप्तमी लग गया तो गृहे गृहे इति पति प्रति गृहम। आई बात समझ में? अगला है यथा। अब यथा का मीन्स होता है अनतिक्रम्य पदार्था निवृत्त, माने उल्लंघन न करके, इसमें भी द्वितीया लगता है, ठीक ना। यथा के योग में द्वितीया, तो अनतिक्रम्य पदार्था निवृत्त, उल्लंघन न करके। तो यहाँ पे देखेंगे कि यथा माने कि द्वितीया, तो यहाँ पे उल्लंघन न करके, तो बोलेंगे कि बलम अनतिक्रम्य, बल का उपयोग, बल का उल्लंघन न करके, तो यथा बलम, जैसा बल, ठीक ना। शक्तिम अनतिक्रम्य, यथा शक्ति, तो अनतिक्रम्य या यथा अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे द्वितीय लगेगा। तो बलम अगर कर देंगे, बलम अनतिक्रम्य यथा बलम, शक्ति में अनतिक्रम्य यथा शक्ति। आई बात समझ में? अगला है लास्ट स मीन्स होता है साथ, सहित, समान। इसमें जो है सहयोगे, सहयोगे तृतीया, आपका उपपद विभक्ति के ही अनुसार समझो, इसमें भी है। तो सहयोगे तृतीया, तो तृतीया इसमें लगा रामेण शह, तो यहाँ पे स लग जाएगा, स रामम, घृतेन सहितम, सघृतम। आई बात समझ में? तो विद्यार्थियों मैं पुनः इसको फ्राइडे को पुनः एक बार फिर से दोहरा दूंगा, समझा दूंगा। अगला है द्वंद्व। द्वंद्व में अगले फ्राइडे को ही इसको समझाऊंगा। तो ये दोनों, हमें आशा है कि ये बहुव्रीहि और अव्ययभाव आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप हमको मैसेज बिना किसी अभाव से, बिना किसी लज्जा से, या बिना किसी बात से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वह डाउट क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।